नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह। शुरुआत भीलवाड़ा से आ रही बड़ी खबर से करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ भीलवाड़ा में कार्रवाई की गई है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भीलवाड़ा से आ रही है। झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्लिनिक से चिकित्सा के उपकरण भी इस दौरान जब्त किए गए हैं। तो इस कार्रवाई के बाद मुकदमा भी दर्ज किया गया है। भीलवाड़ा के आसींद में यह कार्रवाई की गई है। तो वहीं तीसरे चरण से पहले बीजेपी के टॉप चेहरे प्रभु राम के धाम में हाजिरी लगा रहे हैं। जबकि खबरें यह भी हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा सकते हैं। तो क्या यह माना जाए, आगे का चुनाव राम मंदिर के आसपास लौट रहा है? अगर हां, तो राम मंदिर का और राम मंदिर में लहर का फायदा किसे कितना मिलेगा, एक रिपोर्ट के जरिए जरा इसे समझिए। अयोध्या आस्था का केंद्र, जहां आकर जीवन धन्य हो जाता है। राम मर्यादा के प्रतीक, जिनका अनुसरण मात्र सफलता के शीर्ष पर लेकर जाता है। आज यही राम और अयोध्या आस्था के साथ सियासत का भी सेंटर बने हैं। तीसरे चरण का रण करीब आते ही राम मंदिर में सियासी दर्शन की संख्या बढ़ने लगी है। पहले सूत्रों से खबर आई थी कि राहुल प्रियंका रामलला के दर्शन करने जाएंगे। राम के नाम पर कांग्रेस फिर सोचती रह गई और बीजेपी बाजी मार ले गई। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, 100 साल से ज्यादा कोर्ट मुकदमों के बाद राम जन्मभूमि में रामलला की भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश और दुनिया भर के लोग आए और उसके बाद भी लाखों लोगों का आना जाना रहा है। आज मेरा भी सौभाग्य है प्रभु राम के चरणों में शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद भी मिला है। तो वहीं पर मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो राजनीति कर रहे हैं और ओछी राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले 28 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रभु राम के धाम पहुंची थी। मौका अमेठी में नामांकन का था, लेकिन स्मृति नामांकन से पहले प्रभु राम का आशीर्वाद लेने पहुंची थी। प्रभु राम के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद लिया था। कार्यकर्ता के रूप में, कार्यसेवक के रूप में उनका योगदान यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस बार का चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक मतों से विजय होंगे, क्योंकि देश के अंदर, दुनिया के अंदर फिर से राम युग आया है और ये अयोध्या की धरती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये कालखंड और ये सौभाग्य हम सबको मिला है, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, और फिर से राम युग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यानी 3 दिन में 2 बड़े केंद्रीय मंत्री प्रभु राम के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और अब इस चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा, राम के सबसे बड़े भक्त प्रधानमंत्री मोदी वापस अयोध्या जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे। यहां 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। भाजपा प्रत्याशी और संगठन ने पीएम मोदी के रोड शो की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसी खबरें हैं कि पीएम मोदी रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे। इसके पहले पीएम मोदी 5 बार अयोध्या आ चुके हैं। पहली बार वे वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रैली करने 1 मई को मया बाजार आए थे। इसके बाद वर्ष 2020 में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए थे। 23 अक्टूबर वर्ष 2022 को दीपोत्सव के मुख्य अतिथि रहे। 30 दिसंबर वर्ष 2023 को रोड शो करने के साथ महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण कर जनसभा की थी।
22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आए थे। अब छठी बार लोकसभा चुनाव के दौरान रोड शो करने आ रहे हैं। यानी अयोध्या में मोदी का होना ही तीसरे फेज की सीटों पर एक बड़ा चुनावी संदेश देगा, क्योंकि 7 मई को अगली वोटिंग होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक ये पहलू है तो दूसरा पक्ष ये भी है कि लोकसभा की सियासी लड़ाई अब वोट जिहाद पर आ चुकी है। मंच से खुलेआम भड़काऊ बयानबाजी हो रही है और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी की नेता मंच से यह अपील कर रही हैं, खामोशी के साथ वोट करो, जिहाद करो। अब इसी बयान को लेकर के संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी के नेता सपा मारिया खुर्शीद के बयान पर निशाना साध रहे हैं और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को सामने आना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। क्या कुछ है इस पूरी खबर में, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। 24 की चुनावी लड़ाई वोट जिहाद तक आई। सपा नेता मारिया आलम खान का यही वो बयान जिसने यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश का माहौल गरमा दिया है। 2024 का चुनावी संग्राम हिंदू और मुस्लिम पर शिफ्ट हो चुका है। यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। फर्रुखाबाद में इंडी गठबंधन की जनसभा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मंच से अपील की और कहा कि एकजुट होकर खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। उन्होंने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और साफ कह दिया है कि वोट जिहाद जरूरी है, एक साथ वोटों का जिहाद करो। हम सिर्फ अब जिताने के रह गए और हराने के रह गए, और अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संगी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मारिया आलम खान के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी नेताओं ने वोट जिहाद वाले बयान पर इंडी अलायंस को जमकर घेरा। जिहाद जैसा शब्द इनके यहाँ उपयोग होता होगा। हम तो लोगों से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि एक विकसित भारत के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में विश्व गुरु भारत बने, उसके लिए लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को दें, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें, अपना मत दें, अपना समर्थन दें। जिहाद इनके यहाँ होता होगा। वहीं सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मारिया खां के बयान पर सफाई दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मारिया का इंटेंशन वैसा नहीं था। मारिया ज्यादा वोट डालने के लिए जनता को जागरूक कर रही थी। कई बार वो हार्ड शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जिनका भाव वो नहीं है जिसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। भाव दूसरे की ज्यादा वोट डालें। हालांकि वोट जिहाद वाले बयान को लेकर मारिया आलम खां के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, लेकिन इस बयान पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने उजागर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात कर लेते हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका चीन से डरा हुआ है, अमेरिका उत्तर कोरिया से डरा हुआ है और अब ईरान को लेकर के उसका नया डर इजराइल में देखा जा रहा है। ईरान ने दरअसल हिजबुल्लाह को अपनी एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल सप्लाई की थी, उसे सौंपी थी। अब उसी मिसाइल ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर नेतन्याहू की नींद उड़ाकर रख दी है। इजरायल लेबनान बॉर्डर पर दागी गई एंटी टैंक मिसाइल, पहला फायर, टारगेट खत्म। दूसरा फायर, टारगेट खत्म।
अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 तक इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच इस तरह की लड़ाई अब बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का रूप ले रही है। हिजबुल्लाह बार बार इजरायल पर हमला कर रहा है। एक बार फिर देखिए पहले 2 हमलों में कौन से टारगेट को किस तरह खत्म किया गया। लेकिन उससे पहले देखिए अटैक हुआ किस मिसाइल से। ये है अल्मास मिसाइल जो ईरान ने बनाई और फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। अल्मास का मतलब होता है डायमंड, यानी हिजबुल्लाह इजरायल पर डायमंड वाला अटैक कर रहा है। आप इसे इजरायल हिजबुल्लाह की लड़ाई में ईरान की एंट्री भी कह सकते हैं। अल्मास मिसाइल का कनेक्शन इजरायल की स्पाइक मिसाइल से है। 2006 में हुए इजरायल और हिजबुल्लाह के युद्ध में इजरायल की स्पाइक मिसाइल हिजबुल्लाह के हाथ लग गई थी। उसके बाद ये मिसाइल ईरान तक पहुंची और ईरान ने तैयार कर ली स्पाइक की हूबहू नकल। अब हिजबुल्लाह इसी मिसाइल से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अल्मास के हमलों के बाद इजरायल में इसे हिजबुल्लाह का डायमंड युद्ध कहा जा रहा है। इसी अल्मास मिसाइल से हिजबुल्लाह ने पहले माउंट मेरोन पर हमला किया। ये जगह लेबनान इजरायल बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ टारगेट किया आयरन डोम के रेडार को। माउंट मेरोन पर एक ही हमले में बहुत ही सटीक तरह से उसे उड़ा डाला। इसी रेडार से इजरायल हिजबुल्लाह के रॉकेट को ट्रैक कर रहा था। दूसरा हमला मनारा में हुआ जहां इजरायल की गोलानी ब्रिगेड का ठिकाना है। यहीं पर हिजबुल्लाह ने टॉप एंगल वाली अल्मास मिसाइल से अटैक किया और यहां पर भी टारगेट तबाह कर डाला। ऐसे हमलों से उत्तरी इजरायल में बहुत दहशत है। कब हिजबुल्लाह की मिसाइल टकराएगी, कब हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरेंगे, इजरायल के लोग इसे लेकर काफी दहशत में हैं। Yes, I'm afraid. That's why I've moved away. The war is a joke. Ping pong. They shoot at us, we shoot at them. But it must finish at some point. My feeling is that diplomacy will not help unless they develop some kind of superpower. Maybe it will only end after some serious fighting, much more serious. But it has to finish. कई शहर खाली हैं और अब यहाँ इजरायल के सैनिक रहने लगे हैं। इजरायल की फोर्स कई इलाकों में फैली हुई है और यही अब हिजबुल्लाह के टारगेट बन गए हैं। जब से हिजबुल्लाह ने अल्मास का वीडियो जारी किया है, इजरायल में कहा जाने लगा है कि ईरान अब लेबनान के रास्ते उसको टारगेट कर रहा है। अल्मास मिसाइल 3 तरह की होती है। अल्मास 1 इसकी रेंज है 4 किलोमीटर। अल्मास 2 इसकी रेंज है 8 किलोमीटर। अल्मास 3 इसकी रेंज है 16 किलोमीटर। क्योंकि इजरायल के कई शहरों और वहां मौजूद इजरायली सेना लंबी दूरी वाली अल्मास के टारगेट पर आ गई है। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट तो पहले ही इजरायली शहर में डर की नंबर 1 वजह बने हुए हैं। We do have our, bag of documents and money and essentials for the situations. We have shelter in our house, so we're just waiting on the ticking bomb. I think from some position, but we try to stay business as usual as much as possible. इजरायल भी बदला ले रहा है और उसने लेबनान के इलाकों में लगातार बम बरसाए हैं। यहाँ चलती हुई कार को मिसाइल से उड़ा दिया गया। ऐसे ही कई और जगहों पर हमला हुआ है जिसमें हिजबुल्लाह की लीडरशिप के बड़े हिस्से को खत्म करने का दावा इजरायल कर रहा है। התוצאות המבצעיות הן מרשימות מאוד. מחצית ממפקדי חיזבאללה בדרום לבנון חוסל. אלה האנשים שהיו אחראים על הפעולה ההתקפית, על הרצון לפגוע באזרחי מדינת ישראל. אנחנו גרמנו לכך שאו שהם מתים או שהם מתחבאים ומפקירים את דרום לבנון לפעולתו של צה"ל שנעשית באופן אינטנסיבי. 2006 में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजरायल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाके समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तस्वीरें निकाल कर लाए हैं, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इजरायल फिर से लेबनान का वही हाल कर सकता है जो वो इस बार गाजा में कर रहा है।
इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब कई इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान में बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन दहशत इजराइल में भी है। हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है। I'm a little bit concerned because it is an unusual situation. It's the first time that we are in this kind of threat, and I'm a little bit worried. It doesn't concern me, but we are getting prepared because we have 3 kids. So we are aware of the situation and of the dangers, so we do prepare in advance. We have some water, dry food, and things in our house for a couple of days stay without I don't know, electricity or supermarket or anything. देखा जाए तो इस वक्त लेबनान और इजराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह ना सिर्फ अदमास बल्कि ऐसी मिसाइलें फायर कर रहा है जिसके आगे इजराइल के टैंक अपनी तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने निकाली है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अभी हिजबुल्लाह के पास है। दूसरी है BGM-71 टोप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। इन्हीं मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने इजराइल के मेरान एयर सर्विलांस एयरबेस पर भी हमला किया। ये तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इजराइल के अड्डे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका हर हमला इजराइल को मुंहतोड़ जवाब है, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर फिक्र फैल चुकी है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने लेबनान के प्रधानमंत्री से मिलकर वार्निंग जारी की है। Refusons le scénario du pire. Au Liban du Sud, la guerre est déjà là, même si elle ne dit pas son nom. C'est la population civile qui en paye le prix. Personne n'a intérêt qu'Israël et que le Hezbollah, d'ailleurs, poursuivent cette escalade. J'ai porté ce message ici auprès du Premier ministre Mikati, auprès du président du Parlement et du chef d'état-major des armées. Et je le porterai également, ce même message, en Israël dès mardi. देखा जाए तो हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजराइल ने अगर हिजबुल्लाह का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है। और आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 25 खबरें प्राइम 25 में।